हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 2 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है 1833 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में निर्णायक कदम था। अगला है 1853 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1793 और 1853 के दौरान पारित चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। देखिए, चार्टर अधिनियम जो थे ये हर 20 साल के अंतराल पर आते थे। जैसे आपको पता होगा, सबसे पहले 1773 में आया, उसके बाद फिर 93 में आया, उसके बाद 1813 में आपको देखने को मिलेगा, 1833 में देखने को मिलेगा और फिर आपका अंतिम जो है ये 1853 में है। यानी हर 20 साल के अंतराल पर ये चार्टर अधिनियम पारित किए जाते थे। जो 1833 का चार्टर एक्ट था ये ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया है और पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार का सृजन किया गया है। इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को उनकी विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विधायिका संबंधी विशेष शक्तियां प्रदान कर दी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन है कि 1853 का जो चार्टर अधिनियम है ये श्रृंखला में अंतिम है। देखिए, सेकंड वाला भी यहां पर सही है। यानी कि ये जो अधिनियम था 1853 का, ये श्रृंखला का अंतिम अधिनियम था और 1853 के अधिनियम में पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथक किया गया। इसके अलावा इसने कंपनी के शासन का विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश ताज के न्यास या ट्रस्ट के तहत कब्जे में रखने की अनुमति इसने दी है। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत भी की है। तो यहां पर आपका एक और दो कथन दोनों ही सही हैं। तो सही आंसर है पहले का सी वाला, यानी एक और दो दोनों। दूसरा प्रश्न है अब आपका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की युक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है जनमत संग्रह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रस्तावित विधेयक को मतदाताओं के प्रत्यक्ष मतों द्वारा समाधान के लिए भेजा जाता है। अगला है जनमत संग्रह सार्वजनिक महत्व के किसी भी मुद्दे पर लोगों की राय प्राप्त करने का एक तरीका है। देखिए, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की विधि है। क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा विशाल है, इसके अलावा हर किसी व्यक्ति के पास लोकतंत्र का अनुभव भी नहीं है कि लोकतंत्र में हर विचार के लिए हर किसी के पास योग्यता भी नहीं है। तो भारत जैसे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की युक्तियां पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की विधि को अपनाया गया है, जिसमें लोग अपने अपने क्षेत्रों से अपने एक किसी जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और वो जनप्रतिनिधि उन लोगों की तरफ से डिसीजन लेता है। तो जो यहाँ पर बात हो रही है प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो जनमत संग्रह जो है यहाँ पर एक ऐसी प्रक्रिया है, इसके द्वारा प्रस्तावित विधेयक को मतदाताओं के प्रत्यक्ष मतों द्वारा समाधान के लिए भेजा जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात हो रही है, ना कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। अगला है यहाँ पर जनमत संग्रह सार्वजनिक महत्व के किसी भी मुद्दे पर लोगों की राय प्राप्त करने का एक तरीका है। जनमत संग्रह के जरिए सार्वजनिक महत्व के किसी मुद्दे पर लोगों की राय हम जान सकते हैं। खास करके इसका उपयोग क्षेत्रीय विवादों को हल करने के लिए किया जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका एक और दो दोनों ही कथन सही है, तो आंसर होगा आपका सेकंड का सी, यानी कि एक और दो दोनों। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है संविधान में संशोधन के माध्यम से ही भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। अगला है भारत और दूसरे देश के बीच सीमा विवाद के निपटारे के लिए भी एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। एक राज्य के क्षेत्र को कम करने की संसद की शक्ति भारतीय क्षेत्र के किसी विदेशी देश के अधिग्रहण को कवर नहीं करती है। इसलिए भारतीय क्षेत्र को केवल अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। तो इसके हिसाब से आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, निर्णय दिया है कि भारत और दूसरे देश के बीच सीमा विवाद के निपटारों के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
ये कार्य जो है कार्यकारी कार्यवाही द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी विदेशी देश के लिए भारतीय क्षेत्र का अधिग्रहण इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसके लिए संवैधानिक संशोधन करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत है, केवल पहला वाला सही है, तो आंसर है तीसरे का ए, केवल एक। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांतों की विचारधारा को दर्शाता या दर्शाते हैं? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 51। देखिए कल के टेस्ट में भी ये प्रश्न रखा था और आज के टेस्ट में भी है, तो देखना यह है कि आपने कल के टेस्ट से कितना सीखा है। अनुच्छेद 40 की बात कर लें तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को संगठित करना और इन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए यहाँ पर शक्तियां प्रदान की गई हैं, और ये भी आपके गांधीवादी विचारों के अनुरूप है। आपका अगला है अनुच्छेद 43। देखिए अनुच्छेद 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, यह भी आपका गांधीवादी विचारों पर आधारित है। 43B की बात करें तो 43B में सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना इसमें शामिल है, तो यह भी आपके गांधीवादी विचारों में आता है। इसके अलावा आपका आर्टिकल 46, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48, ये आर्टिकल भी गांधीवादी विचारों पर आधारित हैं। अनुच्छेद 51 जो है ये गांधीवादी विचारों पर आधारित नहीं है, बल्कि ये उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के प्रति आदर को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन करना, तो ये सब इसमें शामिल है, जो कि आपके उदार बौद्धिक सिद्धांतों के अनुरूप है, ना कि गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप। तो यहां पर आपका 1, 2 और 3 सही विकल्प है, तो सही आंसर है चौथे का बी वाला, केवल 1, 2 और 3। पांचवा प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुए थे? यानी कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, ये आपको बताना है। नागरिकता, निर्वाचन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अस्थायी और परिवर्तनशील प्रावधान, संक्षिप्त शीर्षक, अंतरिम संसद। देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान के कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और परिवर्तनशील प्रावधान तथा संक्षिप्त शीर्षक से संबंधित अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 381, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए थे। तो यहां पर आपका केवल और केवल तीसरा वाला यानी डीपीएसपी यहां पर लागू नहीं हुआ था। बाद बाकी नागरिकता, निर्वाचन, अस्थायी और परिवर्तनशील प्रावधान, संक्षिप्त शीर्षक और अंतरिम सांसद ये सभी लागू हुए थे। और हमारा पूर्ण रूप से संविधान जो लागू हुआ है वो आपको पता ही है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। तो यहां पर आपका सही वाला जो कथन है ये है बी वाला, यानी केवल 1, 2, 4, 5 और 6। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 21 केवल मनमानी कार्यकारी कार्यवाही के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, मनमानी विधायी कार्यवाही के विरुद्ध नहीं? मेनका गांधीवाद 1978, गोपालनवाद 1950, केशवानंद भारतीवाद 1973, मंडलवाद 1992। गोपालन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की और इसमें यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 21 के तहत केवल मनमानीपूर्ण कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। तो ये गोपालनवाद से संबंधित ये लाइन है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छठवें का बी वाला। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? पहला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने तक भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक आश्रित था। अगला है 26 जनवरी 1950 को भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गया। अगला है पाकिस्तान वर्ष 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने तक भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक आश्रित यानी कि उपनिवेश था। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है यहां पर बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 को भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गया। देखिए
सेकंड वाला कथन भी सही है। 26 जनवरी 1950 को स्वयं को भारत ने एक संप्रभु गणराज्य घोषित करके भारत एक ब्रिटिश डोमिनियन से ये मुक्त हो गया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। तीसरा वाला कथन है कि पाकिस्तान वर्ष 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा। पाकिस्तान जो है ये 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन का हिस्सा बना रहा है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका तीनों ही कथन सही है। तो आंसर है आपका डी, यानी 1, 2 और 3। 8वां प्रश्न है आपका, मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा इंग्लिश कॉमन लॉ से ली गई है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ को परिभाषित किया गया है। मार्शल लॉ की अवधारणा भारत में इंग्लिश कॉमन लॉ से ली गई है। तो पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मार्शल लॉ को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। संविधान में कोई भी विशिष्ट या स्पष्ट प्रावधान कार्यपालिका को मार्शल लॉ घोषित करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। अनुच्छेद 34 की जो बात हो रही है, अनुच्छेद 34 में यह निहित है कि भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ घोषित किया जा सकता है। युद्ध, आक्रमण, विद्रोह, दंगा या कानून के किसी भी हिंसक प्रतिरोध जैसी स्थिति में मार्शल लॉ लगाया जाता है। तो ये बात यहां पर स्पष्ट रूप से इसमें अनुच्छेद 34 में डिफाइन नहीं की गई है। यहां पर केवल इतना ही लिखा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ घोषित किया जा सकता है। अब ये सरकार पर डिपेंड करता है कि वो लगाती है या नहीं लगाती है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आंसर है 8वें का ए, केवल 1। 9वां प्रश्न है आपका, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे भारत के संविधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पद माना। अगला है, इसे राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। भारत के संविधान में आर्टिकल 148 के तहत कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी कैग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में स्वतंत्र पद का प्रावधान है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। यह जनता के वित्त का संरक्षक है और केंद्र और राज्यों यानी इन दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को यह नियंत्रित करता है। यही कारण है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यहां पर कहा था कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अब इसकी नियुक्ति और अवधि की बात कर लें तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यानी प्रेसिडेंट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और यह 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक यानी 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो अपने पद पर यह बना रहता है। और यह राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने किसी पद के किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है। अपने पद पर रहकर किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है। कैग को राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर और उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो कथन है यह भी आपका सही है। तो यहां पर आपका 1 और 2 कथन दोनों ही सही है। तो आंसर है आपका सी, यानी 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है आपका, संघीय व्यवस्था एवं एकात्मक व्यवस्था में निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है, यहां पर कौन सा गलत है आपको बताना है। संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान होता है जबकि एकात्मक व्यवस्था में लिखित या अलिखित संविधान होता है। संघीय व्यवस्था में अनम्य संविधान होता है जबकि एकात्मक व्यवस्था में अनम्य अथवा नम्य संविधान होता है। अगला है, संघीय व्यवस्था में द्विसदनीय विधायिका होती है जबकि एकात्मक व्यवस्था में एक सदनीय व्यवस्था होती है यानी विधायिका होती है। संघीय व्यवस्था में संविधान की प्रधानता होती है जबकि एकात्मक व्यवस्था में संविधान की कोई प्रधानता नहीं होती। संघात्मक सरकार का मतलब क्या है, दोहरी सरकार, और एकात्मक का मतलब एकल सरकार। अब देखिए लिखित संविधान की बात करें तो संविधान जो है संघात्मक में लिखित होता है जबकि एकात्मक में लिखित भी हो सकता है या फिर अलिखित होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें संघीय संविधान की तो संघीय संविधान कठोर संविधान होता है यानी कि ये अनम्य संविधान है, नम्य नहीं है, कठोर है ये। जबकि एकात्मक व्यवस्था में अनम्य अथवा नम्य संविधान आप देख सकते हैं यानी कि यहां पर कठोर भी हो सकता है और लचीला भी। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। अगला है, संघीय व्यवस्था में द्विसदनीय विधायिका होती है जबकि एकात्मक व्यवस्था में एक सदनीय व्यवस्था। देखिए अगर हम बात करें विधायिका की तो यहां पर संघीय व्यवस्था में
द्विसदनी यानी 2 सदन वाली विधायिका आपको देखने को मिलेगी, जबकि यहां पर एकात्मक में विधानमंडल द्विसदनी हो सकता है या फिर एक सदनी। जरूरी नहीं कि एक सदनी हो, ये 2 सदन वाला भी ये हो सकता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। चौथा वाला है कि संघीय व्यवस्था में संविधान की प्रधानता होती है, जबकि एकात्मक व्यवस्था में संविधान की कोई प्रधानता नहीं होती। देखिए यहां पर यह बात बिल्कुल सही है कि संघीय व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता होती है। अब देखिए एकात्मक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है जैसे जापान का, और नहीं भी हो सकता है जैसे ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान जो है वहां की महारानी यानी कि वहां पर उनकी जो महारानी है उनके अकॉर्डिंग चलता है। तो यहां पर आपका चौथा वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है एकात्मक व्यवस्था में संविधान की कोई प्रधानता नहीं होती। ये गलत है, क्योंकि हमारे पास 2 एग्जाम्पल, एक जापान का एग्जाम्पल है, दूसरा ब्रिटेन का एग्जाम्पल है। जापान में क्या है, संविधान सर्वोच्च है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। तो यहां पर आपका गलत पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है, डी वाला सही नहीं है, केवल 3 और 4। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। पहला है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति का दायरा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में कम है। अगला है संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है। अगला है भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायिक प्रणाली की स्थापना करता है जो एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है। अगला है भारत के संविधान में केवल शासन के मूलभूत सिद्धांत शामिल हैं। देखिए यहां पर पहला वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का जो दायरा है वो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में कम है, क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है तो अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति अमेरिकी न्यायालय की तुलना में कम है। सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित होती है, जबकि अमेरिका जैसे देशों की अध्यक्षीय प्रणाली ये दोनों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती है। भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायिक प्रणाली की स्थापना करता है जो एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र भी है, यानी सर्वोच्च न्यायालय देश में एकीकृत न्याय प्रणाली के शीर्ष पर है। इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और एक उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय, इनका पूरा पदानुक्रम है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वही हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा और अधीनस्थ न्यायालयों को भी मानना पड़ेगा। तो यहां पर आपका सी वाला भी सही है। अगला है भारत के संविधान में केवल शासन के मूलभूत सिद्धांत शामिल हैं। देखिए संविधान में न केवल शासन के मूलभूत सिद्धांत बल्कि विस्तृत में प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल हैं। इसके अलावा वे मामले जो अन्य आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में सामान्य कानून या स्थापित राजनीतिक संधियों पर छोड़ दिए गए हैं, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। तो यहां पर आपका डी वाला कथन है, यह कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर केवल लगा हुआ है। केवल की वजह से यह वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 11 का डी वाला, यानी यहां पर केवल लगा हुआ है, इस वजह से गलत हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपका, लोकतांत्रिक समाजवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, अज्ञानता और बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। अगला है लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। देखिए भारत का जो समाजवाद है ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि साम्यवादी समाजवाद। यानी एक समाजवाद और होता है, इसको साम्यवादी समाजवाद के नाम से जानते हैं, और साम्यवादी समाजवाद को राज समाजवाद भी कहते हैं। साम्यवादी समाजवाद की झलक आपको रूस में देखने को मिलेगी। इसमें होता क्या है वो भी जान लीजिए। इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इसके अलावा निजी संपत्ति का उन्मूलन कर दिया जाता है, यानी कोई भी व्यक्ति निजी संपत्ति नहीं रख सकता है। ऐसा होता है आपका साम्यवादी समाजवाद। अब देखिए भारत का समाजवाद तो लोकतांत्रिक समाजवाद है, और लोकतांत्रिक समाजवाद को ध्यान में रखते हुए जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ये सन 2000 में एक केस फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, यानी एक याचिका पड़ी थी इनसे संबंधित। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यहां पर साफ साफ कहा था कि लोकतांत्रिक समाजवाद का जो उद्देश्य है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मिश्रित की बात की जाए कि लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है, ये बिल्कुल सही है। यानी यहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का समाजवाद साम्यवादी नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक है। यहां पर आप ये देखेंगे यहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ मौजूद हैं और दोनों साथ साथ प्रगति भी कर रहे हैं। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। तो आंसर है 12 का सी, 1 और 2 दोनों। 13वां प्रश्न है आपका,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। प्रस्तावना संविधान को उद्देश्य और दिशा प्रदान करती है। अगला है यह अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। अगला है केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। देखिए, प्रस्तावना हमारे संविधान का एक पहचान पत्र है और प्रस्तावना संविधान को उद्देश्य और दिशा प्रदान करती है जो मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित भी होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ये अमेरिका का स्वतंत्रता की जो घोषणा के समान ही है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी आपका सही है। यानी अमेरिका की स्वतंत्रता हुई थी, जो अमेरिका में स्वतंत्रता मिली है अमेरिका को, वो मिली है 4 जुलाई 1976 को। यानी अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे हर साल 4 जुलाई को मनाया जाता है। तो जो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो शामिल है उनकी प्रस्तावना है, उसी के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान की प्रस्तावना तैयार की गई है। अगला है केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय के अनुसार प्रस्तावना जो है संविधान का ही हिस्सा है। यानी यहां पर ये स्पष्ट कर दिया गया संविधान बिल्कुल संविधान से अलग नहीं है, बल्कि ये उसी का ही पार्ट है। तो यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं। तो आंसर है आपका 13 का डी, यानी 1, 2 और 3। 14वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है। पहला है शेष भारत के साथ रियासतों का एकीकरण विशुद्ध रूप से एक तदर्थ व्यवस्था थी। अगला है एस्केधर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। अगला है जेवीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन औपचारिक रूप से खारिज कर दिया। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। शेष भारत के साथ रियासतों का एकीकरण विशुद्ध रूप से एक तदर्थ व्यवस्था थी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस्केधर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग की नियुक्ति की। एस्केधर आयोग ने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और भाषाई आधार के बजाय इन्होंने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की है। यानी इनका मानना यह था कि राज्यों का जो पुनर्गठन करना है ये प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाए, ना कि भाषाई आधार पर। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। जेबीपी समिति का जो गठन है ये कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1948 में किया गया था, 1948 में ही किया गया था। और इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे, इसलिए इसे जेबीपी समिति के रूप में जाना जाता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है कि जेबीपी समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन औपचारिक रूप से खारिज कर दिया था। तो यहां पर जो गलत वाला आंसर है वो है आपका बी वाला। तो आंसर है आपका 14 का बी, यानी केवल सेकंड वाला कथन यहां पर गलत है। जेबीपी समिति जो है इन्होंने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और इन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट में भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग इसको खारिज कर दिया है। 15वां प्रश्न है आपका, परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है। एक निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध। अगला है विभागीय निर्देश लागू करने के लिए जिसमें वैधानिक बल नहीं है, जब कर्तव्य विवेकाधीन है और अनिवार्य नहीं है, कोई सार्वजनिक निकाय, एक निगम, एक अवर अदालत, एक न्यायाधिकरण या सरकार। देखिए, परमादेश यह न्यायालय के द्वारा सार्वजनिक अधिकारों को जारी किया गया आदेश है जो उसे उन आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहता है जिनका पालन करने में वह विफल रहा है या प्रदर्शन करने से इसने इनकार कर दिया है। यह किसी भी सार्वजनिक निकाय, अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण या सरकार के खिलाफ भी इसी उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का डी वाला। इसमें कोई सार्वजनिक निकाय, एक निगम, एक अवर अदालत या एक न्यायाधिकरण या एक सरकार, किसी को भी ये जारी किया जा सकता है। और परमादेश आदेश जो है, परमादेश की जो रिट है किन किन के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। किसी निजी व्यक्ति या निकाय के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है इनके विरुद्ध जारी नहीं होगी। जब कर्तव्य विवेकाधीन है और अनिवार्य नहीं है उनके विरुद्ध जारी नहीं होगी। एक संविधात्मक दायित्व के लिए लागू करने के लिए जारी नहीं होगी। भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध ये जारी नहीं होगी। न्यायिक क्षमता में कार्य करने वाले उच्च न्यायालय के जो जस्टिस हैं उनके लिए जारी नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश के लिए भी जारी नहीं होगी। तो ये किन के लिए जारी होगी? कोई सार्वजनिक निकाय, एक निगम, एक अवर अदालत, एक न्यायाधिकरण या सरकार के विरुद्ध ये जारी की जा सकती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 15 का डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।